A very warm welcome to all the students. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Silvapal, Warangal. Today we are going to start chapter 13, photosynthesis in higher plants. Last topic, that is factors affecting photosynthesis. So you already know that photosynthesis is the process by which CO2 is reduced with H2O to form glucose. Okay. So there are many factors which affect the rate of photosynthesis. यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक अननोन प्रोसेस नहीं है, सो कई फैक्टर्स जो है वो गवर्न करती है. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. वन इज इंटरनल, दैट इज हैपनिंग इनसाइड द प्लांट, इन विच it includes number, size, age, orientation of leaves, mesophyll cell and chloroplast, internal CO2 concentration and amount of chlorophyll. यानी कि जितने नंबर ऑफ लीव्स होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लीव्स होंगे उतना ही ज़्यादा वो प्लांट फोटोसिंथेसाइज करेगा. दूसरी चीज़ साइज ऑफ लीव्स भी मैटर करती है, यानी कि जितनी बड़ी लीफ होगी उतना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट वो एब्जॉर्व करेगी. जितनी छोटी लीफ होगी, जितनी नैरो लीफ होगी वो उतना ही कम सनलाइट लेगी. जैसे पाइन की लीव्स बहुत पतली होती हैं और मैंगो लीव्स होगा या पीपल के लीव्स बहुत ब्रॉड होते हैं, तो ये रेट ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्व करेंगे. इसके अलावा ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, यानी कि लीव्स का सरफेस जितना बड़ा होगा, सरफेस एरिया जितना इंक्रीज होगा, सनलाइट की तरफ जितना फेसिंग होगा उतना ज़्यादा ही वो लाइट को एब्जॉर्व करेगी. एंड जितने ज़्यादा मीजोफिल सेल होंगे इसका मतलब उतने ही ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे, जितने ही ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे मतलब उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा. इसके अलावा प्लांट के रेस्पिरेशन से जो इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन है हम लोगों ने पढ़ा था, एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल. अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल जैसे अगर कम होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो अफेक्ट होगा. डिपेंड्स ऑन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट. तो इंटरनल फैक्टर्स जो है वो प्लांट के जेनेटिक मेकअप और उसकी ग्रोथ पर डिपेंड करते हैं. जैसे कि अगर एक जिम्नोस्पर्म देख लिया जाए तो जिम्नोस्पर्म्स की मैक्सिमम जो लीफ होती है वो बहुत पतली होती हैं, तो वो कितना भी डायरेक्ट सनलाइट में रखे उसकी लीफ इतनी नैरो होगी तो कि वो कम अमाउंट ऑफ सनलाइट ही एब्जॉर्व करेगी. नाउ द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच गवर्न द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन एंड वाटर. यानी कितना ज़्यादा सनलाइट अवेलेबल है, टेम्परेचर कैसा है, CO2 कंसंट्रेशन कितना है एंड वाटर कितना है. टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन एंड वाटर, ये सारे फैक्टर्स एक्सटर्नली जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं. सेवरल फैक्टर्स इंटरैक्ट एंड साइमल्टेनियसली अफेक्ट फोटोसिंथेसिस और CO2 फिक्सेशन. तो इतने ढेर सारे फैक्टर्स का इंटरेक्शन एक साथ होता है, ठीक है, और एक साथ ही ये फोटोसिंथेसिस में कोई फैक्टर एक जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है. इसी बेसिस पे एक लॉ बनाया गया, दैट इज ब्लैक्समैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स गिवन बाय ब्लैकमैन in 1905, and this law defines that if a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined the factor which is nearest to its minimal value. It is the factor which directly affects the process if its quantity is changed. यानी कि ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है कि कोई प्रोसेस अगर उसको एक से ज़्यादा फैक्टर गवर्न कर रहे हैं तो उसका रेट डिटरमाइन होगा उस फैक्टर से जो कि अपने सबसे मिनिमम वैल्यू में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, और उसकी मिनिमम वैल्यू ही उस प्रोसेस की जो रेट है उसको अफेक्ट करेगी. यानी कि वो रेट जितना कम होगा उतनी ही उस प्रोसेस की जो रेट होगी वो स्लो हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, अगर प्लांट को अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सनलाइट मिल रही है, ठीक है, CO2 मिल रहा है, लाइट मिल रही है, CO2 मिल रहा है, लेकिन अगर टेम्परेचर लो है तो फिर प्लांट फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, यानी उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कम हो जाएगा. तो CO2 सही है फैक्टर, लाइट भी अप्रोप्रिएट है, लेकिन मिनिमम वैल्यू वाला फैक्टर कौन सा हो जाएगा, टेम्परेचर होगा. तो टेम्परेचर मिनिमम वैल्यू वाला फैक्टर हो जाएगा जिससे कि फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो कम हो जाएगी. अब क्या करेंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर कंडीशन को इम्प्रूव करते रहेंगे धीरे धीरे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा. और जब टेम्परेचर बिल्कुल अप्रोप्रिएट अमाउंट में आ जाएगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी नॉर्मल, ठीक है. So the first external factor which we are going to discuss is light.
You can see that slowly the amount of light is increasing. So as the amount of light is increasing, rate of photosynthesis is going higher. But at the point of time there comes from B, you can see from A the slope is rising, and from B it is being saturated, it is moving in the straight line to the point C. Okay, then what is happening? There is a point of time at which when you increase the light, the rate of photosynthesis becomes higher. But then comes a point when how much light you are going to increase, it will not affect the rate of photosynthesis, and it will be the limiting factor, it will be the saturating factor, as the light becomes the limiting factor for plants. यानी कि क्या होगा? There is a linear relationship between incident light and CO2 fixation rate at low light intensity. यानी कि जब लो लाइट इंटेंसिटी होती है तो इंसिडेंट लाइट और CO2 फिक्सेशन के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होता है, यानी कि धीरे धीरे स्लोली जैसे जैसे लाइट बढ़ती जाती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या है, बढ़ता जाता है. At higher light intensity, gradually the rate does not show further increase as other factors becomes limiting. यानी कि जब अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर दो तो धीरे धीरे जो उसका इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है. यानी कि अब जैसे आप पॉइंट B to C देख रहे होगे, गलती से वहाँ पे D लिखा हुआ है पर वहाँ पॉइंट C है, यानी कि कितना भी आप लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाओगे, जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो नॉर्मली चलेगा, वो उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटिंग बन जाते हैं. लाइट सेचुरेशन ऑकर्स एट 10% ऑफ द फुल सनलाइट. यानी कि जो पूरी सनलाइट आती है, अगर 100% सनलाइट है तो 10% की ही सनलाइट जो है वो लाइट सेचुरेशन बन जाती है. यानी 10% लाइट इज अप्रोप्रिएट फॉर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. लाइट बिकम्स लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट्स ग्रोइंग इन शेड और डेंस फॉरेस्ट. यानी कि वैसे तो लाइट लिमिटिंग फैक्टर बनता नहीं है, लेकिन कुछ प्लांट्स के लिए स्पेशली जैसे जो शेड में ग्रो करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि डेंस फॉरेस्ट में बड़े बड़े ट्रीज जिनकी कैनोपीज बहुत हायर होते हैं, वहाँ नीचे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो इनके लिए लाइट लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है, क्योंकि जो हायर प्लांट होते हैं, जो ऊंचाई पे होते हैं, वो मैक्सिमम सनलाइट वही एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो जो नीचे वाले प्लांट होते हैं उनको सनलाइट जो है वो कम मिलती है, तो लाइट इनके लिए क्या बन जाता है, लिमिटिंग फैक्टर. Then increase in incident light beyond a point causes the breakdown of chlorophyll and a decrease in photosynthesis. अगर बहुत ज़्यादा हाई लाइट आप दे दोगे, इंसिडेंट लाइट बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जिससे कि क्लोरोफिल ही ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जब क्लोरोफिल का ही ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. नाउ वी आर डिस्कसिंग द इफेक्ट ऑफ CO2 on the process of photosynthesis. CO2 is the major limiting factor for photosynthesis. अगर सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स में देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर जो कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है तो वो है CO2 का कंसंट्रेशन. CO2 कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर इज बिटवीन 0.03 to 0.4%. यानी कि अगर आप एटमॉस्फेयर में गैसेज में CO2 की कंसंट्रेशन देखो तो 0.03 से 0.4% है. अगर इस कंसंट्रेशन को बढ़ा के अप टू 0.05% कर दिया जाए तो CO2 का जो फिक्सेशन रेट है बाय प्लांट्स इट कैन बी इंक्रीज, बट बियॉन्ड दिस कंसंट्रेशन इट विल अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यानी 0.05% तक CO2 की कंसंट्रेशन बियरेबल है, उसके अबव वो है दिक्कत पहुंचाएगी. नाउ C3 and C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू CO2 कंसंट्रेशन. यानी कि जो C4 प्लांट होते हैं वो कम ही CO2 कंसंट्रेशन में रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, लेकिन C3 प्लांट को जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो हायर चाहिए. जैसे कि आप देख भी रहे हो कि C4 प्लांट का 360 माइक्रोलीटर है तो C3 का 450 ही है. C3 plants respond to high CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis, leading to higher productivity that is used by greenhouse crops such as tomato and bell pepper. यानी कि C3 plants क्या होते हैं, हाई CO2 कंसंट्रेशन को रिस्पॉन्ड करते हैं, और जितना कंसंट्रेशन हाई होगा CO2 का उतना ही फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो हायर होगा, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी. और इसको हम यूज़ करते हैं ग्रीन हाउस क्रॉप्स के लिए. जैसे कि हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस वाला चैम्बर क्रिएट करते हैं जिसमें कि सनलाइट आती जाती है, और जितना ज़्यादा सनलाइट आएगी, क्योंकि सनलाइट बाहर नहीं निकल पाती है, उतना ही ज़्यादा CO2 जो है वो जनरेट होगा. ठीक है.
तो इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं हम कुछ क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, जैसे टोमेटो एंड बेल पेपर। द थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट द process of photosynthesis is temperature. C4 plants respond to higher temperature and show higher rate of photosynthesis, while C3 plants have much lower temperature optimum. ये तो हम लोग ने देखा था कि जैसे जैसे हाई लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी, जो C3 प्लांट होते हैं वो अपना स्टोमेटा जो है वो क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन C4 प्लांट्स क्या होते हैं, C4 प्लांट्स हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा उतना ही हायर होगा। जबकि C3 प्लांट्स को रन करने के लिए क्या होगा, लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम चाहिए। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट्स अडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट्स। यहाँ पे प्लांट की एडेप्टेबिलिटी पे भी एक क्वेश्चन है कि जो ट्रॉपिकल प्लांट्स है जहाँ पे हर समय सनलाइट अवेलेबल है, तो उनको ऐसे प्लांट्स को हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम में सर्वाइव करने की आदत है। लेकिन जो टेम्परेट क्लाइमेट के प्लांट्स होते हैं, अगर उनके पास टेम्परेचर सनलाइट ज़्यादा हो गया तो वो क्या होंगे, वो उतना इफेक्टिवली प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। Then the last factor which affects the process of photosynthesis is water. You know water is one of the major reactant in the process of light reaction. Water stress causes the stomata to close, hence CO2 is reduced. आपने ये C3 साइकिल में पढ़ा भी था कि बहुत ज़्यादा अगर हाई लाइट इंटेंसिटी हो जाएगी तो स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक CO2 है वो प्लांट के अंदर एंटर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से C3 साइकिल जो है वो चलना बंद हो जाते हैं, ठीक है। Water stress makes leaves wilt, thus reducing the surface area of the leaves and their metabolic activity as well. यानी कि वाटर स्ट्रेस जितना बढ़ेगा लीव्स की विल्टिंग हो जाएगी। विल्टिंग मतलब कि जब लीव्स के अंदर से वाटर निकल जाता है तो लीव्स कैसे मुरझा जाते हैं, और अगर लीव्स मुरझा गए तो उनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और अगर सरफेस एरिया कम हो गया तो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी स्लो हो जाएगी, ठीक है। बाय दिस द चैप्टर 13 इज ओवर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. Till then, take care and bye.